हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? गाइस, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। गाइस, आज हम हमारे 26th वीडियो पे आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज़ को यहाँ तक देखने के लिए। और गाइस, लास्ट वीडियो में जो हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में जाना। जैसे कि हमने जाना एफपीआईज कौन होते हैं, पी नोट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने जाना, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में हमने जाना, पेंशन फंड्स के बारे में हमने जाना, वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बारे में हमने जाना, हेज फंड्स के बारे में जाना, एआईएफ्स के बारे में जाना, एआईएफ्स के तीनों कैटेगरी के बारे में जाना। देन हमने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में जाना, ईपीएफ के बारे में जाना, एनपीएस के बारे में जाना, फैमिली ऑफिसेस के बारे में जाना। एंड आज गाइस हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। तो ये कौन होते हैं, चलिए हम समझते हैं। सो कंपनीज एंड अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन may have surplus funds, okay, which they intend to use for potential future opportunities or to meet future obligation. The organization would gain if these funds are temporarily invested rather than to let it be idle in their banks current accounts. ठीक है। So large corporates have a separate treasury team that handles such investment of surplus fund. In case of business as a private limited company or partnership firm, these activities may be handled by regular finance team. ओके, मतलब बेसिकली बहुत सारी जो कंपनीज होती है उनके पास आइडल कैश फ्लो होता है। सो दे डोंट वांट कि वो जो कैश उनके पास पड़ा हुआ है वो बस ऐसे ही उनके करंट अकाउंट में पड़ा रहे, बिकॉज वो आइडल है, उस पर कुछ उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कई बार कंपनी क्या करती है, उस पैसे को इन्वेस्ट करती है और उससे रिटर्न जनरेट करती है। ओके, जो छोटी कंपनीज होती है या जो पार्टनरशिप कंपनीज होती है या प्राइवेट कंपनीज होती है, उनकी खुद की फाइनेंस टीम ही ये काम करती है। या तो फिर कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ऑन अकाउंट ऑफ द लार्ज साइज गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, या तो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ये काम करते हैं। स्मॉल बिजनेस हाउएवर मोस्टली पार्क देयर फंड्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं, इस पर और इंसाइट्स कलेक्ट करते हैं। हम कॉपी करके पेस्ट किए, हम यहाँ पे डालेंगे एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज विथ इंडियन कंपनीज एग्जाम्पल। चलिए, तो गाइस सिंपली बेसिकली जो भी कंपनीज के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो उसे आइडल ना रख करके उसे इन्वेस्ट करते हैं। जो कुछ कंपनी खुद से ये काम करती हैं और कुछ कंपनीज कॉर्पोरेट ट्रेजरीज को अपॉइंट करते हैं ये काम करने के लिए। चलिए, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज आर लाइक मनी मैनेजमेंट टीम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वो क्या करते हैं, इमेजिन अ कंपनी हैज सम एक्स्ट्रा मनी दैट इट डज नॉट नीड इमीजिएटली, उन्हें इमीजिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट आइडल इन द बैंक, द कंपनी कैन यूज दिस मनी to earn extra returns by investing it in different financial products. Okay, large company example TCS or Reliance Industries. Big companies often have dedicated teams called treasury team to handle this extra money. These experts invest in a variety of financial options like bonds, fixed deposits, or even stocks to grow the money while keeping it safe. ठीक है, बिकॉज ये कंपनी इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उसमें सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज इमीडिएटली नहीं चाहिए बट वो पैसा ज़रूरी है, आगे जाके बिजनेस नीड्स में लगने वाला वो पैसा, राइट। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री माइट इन्वेस्ट इट्स सरप्लस फंड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड बिकॉज दे हैव एक्सपर्टाइज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू मैनेज। चलिए, स्मॉलर बिजनेसेस क्या करते हैं, या तो लोकल प्राइवेट कंपनी और स्टार्टअप्स क्या करते हैं, स्मॉलर बिजनेसेस लाइक अ मिड साइज गारमेंट मैन्युफैक्चरर or a local tech startup may not have a specialized treasury team. Their finance team usually handle this task. Since this business don't have as much money or expertise as big companies, they prefer simpler options like mutual funds. Mutual funds are managed by professionals and are safer and easier way to grow surplus fund. In short, big companies like TCS invest in variety of financial products because they have resources and expertise. Smaller company often go to mutual fund to park their extra money safely and earn some interest. तो ये हो गएगा कॉर्पोरेट ट्रेजरीज।
में entirely एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है रिटेल पार्टिसिपेंट्स। तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हमने देख लिया, सबको अच्छे से समझ लिया, अब हम आ गए हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स पे। तो गाइस हमने अभी जो फर्स्ट टॉपिक कवर किया उसका नाम है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। ओके, तो ट्रेजरी टीम क्या करती है, ये जो एक्स्ट्रा मनी है इसको मैनेज करती है, सिंपल। फिर रिटेल पार्टिसिपेंट्स, retail investors include individual investors who buy and sell securities for their personal account and not for another company or organization। ठीक है, वो खुद के भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सो आई विल कंसिडर अंडर रिटेल इन्वेस्टर बिकॉज मैं खुद के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। HNI और high net worth individuals or UHNI, ultra high net worth individuals, are individual investors who invest large sum of money in the market। Reserve Bank of India has also granted general permission to NRI person, non-resident Indians या तो person of Indian origin PIOs and qualified foreign investors QFIs for undertaking direct investment in Indian companies under the automatic route। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और चीज़ को जानने, तो ये हो गए रिटेल इन्वेस्टर्स। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, फिर HNI इन्वेस्टर्स हो गए, अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स हो गए। उसके अलावा नौ NRI भी रिटेल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, कोई इंसान जैसे मैं कल को US चला गया और मैं US में लाइक आई स्टे इन US बट मुझे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो एज एन NRI मैं इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट आई विल कंसिडर एंड रिटेल इन्वेस्टर। FIIs अलग होते हैं, ओके, FPIs अलग होते हैं, बट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है बाहर से इंडिया की कंपनी में, दे आर कंसिडर एज NRI। फिर होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। चलो एक बार समझ लेते हैं ये कौन होते हैं। ओके, Reserve Bank of India has made it easier for certain group of people living outside India to invest directly in Indian companies. Here what it means in simple terms. Who can invest? NRI, Indian citizen living abroad, like someone working in the US or Dubai. Persons of Indian origin, people who are not Indian citizen but have Indian roots, like someone whose grandparents were Indian। अच्छा, इनको हम कहते हैं PIO, भारतीय मूल के, ऋषि सुनक, राइट। Qualified foreign investor, FQI, foreign investor are institutions who meet certain criteria set by India to invest in its market। What is the automatic route? It means these investors don't need prior approval from the Indian government to invest in Indian companies. They can invest directly by following the rules and limits set by the RBI। Why is this important? It encourages more money to flow into Indian businesses, helping them grow। It simplifies the process of Indians living abroad and foreigners who want to participate in India's economic success। For example, an NRI working in the US can directly buy shares in a growing Indian companies like Infosys or Zomato without needing extra permission, as long as they follow the investment rules। ओके, तो मेन का इस ये सर्च करने का ये था कि मुझे PIO का मतलब जानना था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो लोग होते हैं जिनके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं। ओके, जैसे किसी के ग्रैंडफादर इंडिया से हैं, तो ऐसे लोग को हम PIO कहते हैं। फिर प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज फर्म। A proxy advisors advise investors in relation to exercise of their rights in the company, including recommendation on public offer or voting recommendation on agenda item। ये क्या होते हैं भाई, बिल्कुल आइडिया नहीं, चलो इनके बारे में एक बार जरा देख लेते हैं। ये यहाँ तक हमने पहले कॉपी किया, एक मिनट, इट इज़ रिट वंस अगेन एजेंडा आइटम्स, यहाँ तक हमने कॉपी किया। हम आ गए ChatGPT पे। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स आर लाइक एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट होते हैं
Guides for are like expert guides for investors who own shares in a company. When you buy a shares of a company, you get certain rights like voting on important decision or offers from the company, but not every investor has the time or knowledge to figure out what's best. This forms steps into help by analyzing proposals. They study the company's plans, their mergers, new policies, or major changes, giving recommendation. They tell investors whether they should vote yes or no on this decision or accept or reject offers from the company. For example, if the company like Tata Motors want to merge with another business, they might ask shareholders to vote on it. Proxy advisors will analyze the merger and guide investors on whether it's a good idea based on its benefits or risk. In short, proxy advisory firm help investors make smarter choice about their shareholders' rights without having to dig through complex details themselves. Great. सो बेसिकली ये उनके लिए काम करते हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में शेयर होल्ड्स करते हैं. As investors may not be able to track shareholder announcement of all their investee companies or analyze each of the personal in-depth proposals in depth, the service of proxy advisors and add value to them. Proxy advisors analyze voting proposal and how it affects the interest of the investors and eventually suggest how they should vote. Proxy investors are typically engaged by institutional advisors to advise them on matter that comes for voting. सो एक बार वापस से हम इतना पार्ट भी और लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं. तो क्लियर है. ये प्रॉक्सी एडवाइजरीज जो फर्म होते हैं, प्रॉक्सी एडवाइजर्स जो होते हैं, वो उनके लिए काम करते, मतलब बेसिकली ये भी रिसर्च करते हैं और एडवाइस देते हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर अगर होल्ड कर रहे हो, तो अगर कोई कंपनी कुछ नया करने जा रही है, कुछ एक्शन ले रही है, तो आपका वोट कर मांगते हैं, राइट. तो आपका वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करते हैं और डील को अच्छे से एनालाइज करने के बाद. चलिए. So investors, especially big ones like mutual fund or pension fund, invest in many companies. It's hard for them to keep track of every announcement or decision made by this company. That's where proxy advisors come in to help. What do proxy advisors do? Track and analyze. They keep an eye on important proposals from companies where investors own shares. For example, if a company wants to appoint a new CEO or merge with another company, the proxy advisor will study the proposal. Second, evaluate impact. They figure out if the decision is good or bad for the investor's interest. And third, recommend action. They will tell investors how they should vote on these matters. For example, whether to approve or reject a proposal. Who use proxy advisors? Mostly big investors like banks, mutual funds, insurance companies hire proxy advisors. These investors have share in many companies and rely on proxy advisors to make informed voting decisions. And lastly, why is this useful? It saves time and ensure the decisions are made in the best interest of the investor. For example, if the mutual fund has shares in Infosys, the proxy advisor might analyze and recommend whether the fund should support a new business strategy proposed by the company or they should not support. Basically, this is the role of the proxy advisory services firm. Now comes kinds of transaction. We may undertake several kinds of transaction in the security market, ranging for immediate settlement to the distant settlement. Transaction type also vary based on transaction in the stock market or outside the stock market called OTC trades. A brief description about different kind of transactions are given below. Okay, cool. हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानने वाले हैं. कैश ट्रेड, कैश टॉम, ओहो हो वाओ, मस्त है भाई ये चीज़. तो ये मुझे सीखना था. ओके, फ्यूचर्स ऑप्शंस, मज़ा आने वाला है गाइस. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब शुरू हो गया है. सो काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन. ओके, पहले इतनी चीज़ों को हम समझ लेते हैं.
गाइस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखने वाले हो। एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज। 5 kinds of transaction। अरे अरे शिट, गलती से वो 5 types of transaction आ गया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब 5 types भी लिख करके ही मानेगा। इन सिक्योरिटी मार्केट In security markets, where stock, bonds, and other investments are traded, there are different type of transaction based on when and where they happen, based on settlement time, immediate settlement. These are like paying cash right away when you buy something. For example, if you buy shares today, the money and shares are exchanged quickly using within 1 to 2 days. Distant settlement. This is like agreeing to pay later. For example, you might agree to buy shares now but settle the payment or ownership transfer after a week or month. This often happen in future and forward contracts. Based on location of the transaction. Stock market transaction. This happen directly on the stock exchange like NSE or BSE in India. For example, buying Reliance shares through your broker app in a stock market transaction, right? It is stock market transaction. OTC transaction, OTC trade example if I give you. So these are done directly between two parties outside the stock exchange. For example, a private deal where one company sell bonds to another company. Why is this important? Different type of transaction give investors flexibility to trade in a way that suits their needs, whether they want instant settlement, delayed settlement or private deals. तो अब हम जानने वाले सारे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को ब्रीफ में एक एक करके। सो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, टर्म ट्रेड्स क्या होते हैं, स्पॉट ट्रेड्स क्या होते हैं, हम जानने वाले। सो कैश ट्रेड्स आर द ट्रेड वेयर सेटलमेंट, जैसे कि पेमेंट एंड डिलीवरी अकर्स ऑन द सेम ट्रेडिंग डे। T plus 0, where 0 defines a time gap in days between trade and settlement date. Cash trades in financial market are usually, as most contracts are settled between 2 or 3 days from the date or trade. Through Indian Stock Exchange have gradually started moving for all stocks into T plus one settlement cycle. However, we see cash transaction in our normal day to day life all the time when we buy groceries, vegetable and fruits from the market. तो ये होगा cash trades, इसको हम समझते हैं with example. Explain in layman with। चलिए, सो कैश ट्रेड्स बेसिकली जैसे हम सब्जी खरीदने आते हैं तो पैसा देते सब्जी लेते हैं, वैसे ही होता है, बट स्टॉक मार्केट के इंटरेस्ट में कैसा होता है चलिए वो समझते हैं। इन दिस स्टॉक मार्केट कैश ट्रेड्स a transaction where payment and delivery of share happens on the same day। कैश ट्रेड में क्या होता है ध्यान रखिएगा, delivery payment and delivery of shares happen on the same day. This is called T plus zero settlement. T is equals to trade day or zero, and zero means no gap in days between trading and settlement. However, such trades are rare because most transactions take a little longer to settle. How it works? Normally in India, stock trades are settled on a T plus one cycle. For example, if you buy shares of Tata Steel on Monday, you will get the shares and the seller will get the money on Tuesday. Cash trade, what happens? T plus zero. Cash trades are faster. They are like when you pay cash immediately to a shop and take the goods home. Example from daily life: when you buy vegetables from the market, you pay cash and take the items right away. That's a T plus zero transaction. So why are cash trades rare in stock market? Most stock exchange, including those in India like NSE and BSE, use T plus one system to allow time for verifying the processing payments and transfers securely. In summary, T plus zero, that is cash trades, immediate settlement, rare in the stock market but common in daily life. Example, buying fruits from a vendor. T plus one, Indian stock market, which follows stock like Infosys and HDFC Bank are settled the next day after the trade is made. It is called cash transaction. Okay, cash trades. Now comes Tom trades. What are Tom trades?
टॉम ट्रेड्स आर ट्रेड वेयर सेटलमेंट या तो पेमेंट ऑफ डिलीवरी अकर्स ऑन द day next to the trading day, t plus 1. Okay, where one defines a time gap in days between trade and settlement date. Some of the transaction in foreign exchange market, FX markets, are settled on t plus 1 basis. चलिए इसको भी समझ लेते, टॉम ट्रेड्स। Tom trades are transaction where the payment and delivery of the asset happens on the next day after the trade is made. This is known as T plus वन सेटलमेंट। कैश ट्रेड को हम क्या कहते हैं? T plus ज़ीरो। टॉम ट्रेड को हम क्या कहते हैं? T plus वन। T is equals to trade day and 1 means there's a 1 day gap between the trade and the settlement. How it works? Let's say you buy 100 shares of HDFC Bank on Monday. In T plus 1 trade, the shares will be delivered to you and the payment will be completed on Tuesday. Okay, example in the foreign exchange market, if a business in India agree to buy US dollar, USD, for Indian rupees on Monday, the actual transfer of USD and INR will happen on Tuesday, that is T plus 1. Why is this important? T plus 1 settlement are common because they give both parties time to verify and process the transaction while keeping it relatively fast. In India, most stock market transactions now operate on T plus 1 cycle. In simple terms, Tom trade means trade today, settle tomorrow. Trade today, settle tomorrow. That is Tom trades. Very nice. Spot trades. Okay. Spot trades are the trade where settlement and payment of delivery occurs on the spot date, which normally 2 business day after the trade date. Equity market in India offer spot trades. FX market globally by default offer spot transaction in the foreign exchange. Okay, spot से like बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि spot मतलब on the spot immediately, बट वैसा नहीं होता है, जिसका तो थोड़ा मतलब और ही है। Explain in Explain in layman language with example. Spot rates are transaction where the payment and delivery of the asset happens 2 business day after the trade is made. This is known as T plus 2 settlement, where T is equals to trade day and 2 means there's a 2 day gap between the trade and the settlement. How it works? If you buy 50 shares of TCS on Monday in a spot trade, the money and shares will be exchanged on Wednesday, 2 business day later. Similarly, in the foreign exchange FX market, if an Indian company buy US dollar on Monday, the payment in INR rupees and receipt of USD will happen on Wednesday. पैसे मंडे को चले जाएंगे बट डॉलर वेडनेसडे तक आएंगे। टी प्लस टू स्पॉट ट्रेड इसको हम कहते हैं। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? Spot trades are common because they provide enough time for both parties to process the trade, verify it, and complete the necessary banking or paperwork without rushing. Simple example, imagine you go to a jewelry store and agree to buy gold. The shopkeeper tells you it will deliver the gold in 2 days and you will pay the money then. That's like a spot trade. And you pay the money then. That's like a spot trade. In short, spot trade means trade today, settle 2 day later. Trade today and settle 2 day later. देखो, कैश ट्रेड T plus 0। आज मैंने कुछ खरीदा, इमिजिएटली मैंने ले लिया, जैसे ये नॉर्मली रियल लाइफ में होता है। स्टॉक मार्केट में उतना अभी तक तो फिलहाल पॉसिबल नहीं हुआ है। कैश ट्रेड यानी कि मैंने पैसे दिया, सब्जी वाले सब्जी दिया, डेली लाइफ एग्जांपल है। ओके,
बट स्टॉक मार्केट में तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं होता है कि इमिडिएटली आप पैसा दो शेयर मेरे अकाउंट में आ जाए, वैसा नहीं होता है। फिर आता है टॉम ट्रेड। टॉम ट्रेड स्टैंड्स फॉर T+1, यानी आज पैसा दो कल तक सेटलमेंट हो जाएगा। स्पॉट ट्रेड में होता है आज पैसा दो 2 दिन के बाद सेटलमेंट होगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स। तो गाइस ये बहुत अब यहाँ से शायद डेरिवेटिव्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसमें। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स, फिर फ्यूचर है गाइस, ऑप्शंस हैं, स्वैप्स हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं इसको पूरा एक ही वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। सो आई होप जो आज हमने इस अभी तक इस वीडियो में कवर किया है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।